ध्यान से सुनना मेरी बात को। अच्छा ये बताओ, जितना भी तुम पिछले वाले क्लास में पढ़े हो, हम कहाँ तक पढ़े थे? सिंपल सेंटेंस तक हमारा खत्म हो गया था। और मीनिंग के आधार पे हमने कितने सेंटेंस पढ़े थे? 5। वो भी खत्म हो गया। और स्ट्रक्चर के आधार पे हमने शुरू किया, तो उसमें हमने पहला सेंटेंस कौन सा शुरू किया था? कौन सा शुरू हुआ था? सिंपल हुआ था ना? वही हुआ था ना जी, सिंपल। तो सिंपल के बारे में आप क्या पढ़े थे? कि सिंपल सेंटेंस हम उस सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब हो, यही है ना? और आप फाइनाइट वर्ब के भी बारे में जाने थे, तो फाइनाइट वर्ब के बारे में आप क्या जाने थे? आप ये जाने थे कि उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं जो सेंटेंस में आए और अपने सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से खुद को बदलती रहे आवश्यकता अनुसार, उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट। और जिस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब आपको मिले, दो ना रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। यहां तक हमारा हो गया था, ठीक है ना? आज हम कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे? कौन सा पढ़ेंगे? आज कहोगे सर आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? कंपाउंड। लेकिन यदि मैं पूछ लूं आपसे कि स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो आप क्या बताओगे? बोलो। अगर मैं बोलूं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, क्या बोलूं? टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, है ना? स्ट्रक्चर वाला ही पढ़ रहे हो ना तुम लोग? स्ट्रक्चर तो कितने होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पे? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला आपका क्या होता है? आप कहोगे सर जो पहला सेंटेंस हमारा होता है वो होता है सिंपल सेंटेंस। कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस। और जो आपका दूसरा सेंटेंस होता है वो क्या होता है? आप कहोगे सर कंपाउंड सेंटेंस होता है। क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा वाला आप क्या पढ़े थे? आप कह रहे थे सर जो तीसरा इसका टाइप बनता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये लर्न है सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है? जिसमें से हम पहला क्या पढ़े थे? सिंपल सेंटेंस के बारे में हमने जाना था। अगर मैं कहूँ आपसे ये जो सिंपल सेंटेंस हमारा होता है, सिंपल सेंटेंस हम किसे कहते हैं, तो आप इसके बारे में ये पढ़े थे कि ऐसा सेंटेंस क्या हो भाई, अगर कोई आपको सेंटेंस मिल जाए, क्या मिल जाए? सेंटेंस मिले, और इस सेंटेंस में केवल कितनी फाइनाइट वर्ब हो? एक फाइनाइट वर्ब हो। कितना हो? एक फाइनाइट वर्ब हो। तो जो इस सेंटेंस का आप नाम देते हो, तो इस सेंटेंस का नाम आप क्या देते हैं? कहते हैं सर ये जो सेंटेंस हमारा होगा इसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस। यहां तक बात हमारा क्लियर हो गया था कि एक एग्जांपल भी मैं लिख दूंगा अगर इसका। जैसे मान लीजिए एक वाक्य मैंने लिखा कि आई वॉज टीचिंग देम ग्रामर। अगर मैंने लिखा कि आई वॉज टीचिंग देम ग्रामर, और मैं आपसे कहूं कि आप ये चेक करके बताओ कि सेंटेंस में कितनी फाइनाइट वर्ब है, तो आप कितना बता पाएंगे? आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस में 2 क्रियाएं आई हुई है। कितनी आई है? 2। जिसमें से पहला हमारा क्या है? वॉज है। और दूसरा क्या है? टीचिंग। जब आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट चेक करना सीख रहे थे, तो आपको क्या बताया गया था कि हम चेक कैसे करते हैं? सब्जेक्ट का हमें क्या बदलना होता है? टेंस। सब्जेक्ट का नंबर बदलना होता है, और उसका क्या बदलना होता है? क्या बदलना होता है? पर्सन आप बदलते हो। अगर मैं कहूं कि इसमें से आप क्या पहले बदलोगे कि हमें तुरंत फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब मिल जाए, तो आप सबसे पहला चेक क्या करोगे? टेंस बदल के, कि अगर हम इस सेंटेंस का चेंज, हम टेंस चेंज करें तो देख पाएंगे। अगर मान लीजिए पास्ट में है, हम कहते हैं कि आप इसको प्रेजेंट में कर दो। अगर इस वाले सेंटेंस को हमें प्रेजेंट में लेके जाना रहे, तो सेंटेंस में केवल कौन सी वर्ब चेंज हो सकती है? कौन सी होगी? आपको जो वॉज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही किस में हो जाएगा? आप कहोगे सर ये सर आर में हो जाएगा। किसमें? आर में। अगर सॉरी 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 किस में आएगा? यहाँ एम आएगा ना, आई के साथ क्या आएगा? एम। अगर मैं बोलूं वॉज था तो आपने एम कर दिया। अगर सेंटेंस आपको पहले से एम के साथ मिला होता और मैं आपसे पूछता कि आप इसको पास्ट में लेके जाओ, तो किस में लेके आते आप? वॉज में। यानी कि दोनों का टेंस अगर हम चेंज करेंगे, इसमें से इसमें आएंगे, इसमें से इसमें जाएंगे, तो केवल यही दोनों क्रियाओं में परिवर्तन आएगा और बाकी कहीं भी परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि कोई वर्ब दूसरी नहीं चेंज होगी।
तो जो वर्ब चेंज हुई उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट, और जो नहीं चेंज होती उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट। यानी कि जो इसमें एम और वॉज आ रहे हैं कैसे वर्ब होंगे, आप कहोगे सर ये दोनों फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट है। लेकिन जो टीचिंग यहाँ पे आ रहा है ये क्या है, नॉन फाइनाइट है, क्या है, नॉन फाइनाइट। अगर मैं कहूँ कि आप चलो काउंट करके बताओ कि सेंटेंस में कितनी फाइनाइट वर्ब आई, तो आप क्या बताओगे, कहोगे सर सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, जो कि है क्या, वॉज। अगर सेंटेंस वॉज के साथ बनाए तो वॉज है, अगर सेंटेंस को हम एम के साथ लिखें तो क्या रहेगा, एम रहेगा। यानी कि सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब है, और जिस सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस हमारा यहाँ पे लिखा गया है वो कैसा सेंटेंस है, सिंपल है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना है। पहला वाला तो क्लियर हमारा हो गया कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अब हम क्या जानेंगे, कंपाउंड सेंटेंस की, कंपाउंड सेंटेंस हम किसे कहते हैं। तो हेडिंग आज का क्या होगा हमारा, कंपाउंड सेंटेंस। तो मेरे साथ लिखिए, कंपाउंड कंपाउंड सेंटेंस। अब सुनो, लिखना थोड़ा सा बंद करो, कोई लिखेगा नहीं। कंपाउंड सेंटेंस आप पढ़ने के लिए एक चीज जान लो, एक कंजंक्शन होता है, क्या होता है, कंजंक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं बेसिकली, तो आप क्या बताओगे, कहोगे सर कंजंक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसमें आएंगे, है ना, ताकि हमें बढ़िया से समझ में आए। अगर मैं कहूँ आपको कि कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं, क्या, कंजंक्शन, तो आप क्या बताओगे, कहोगे जो कंजंक्शन हमारे होते हैं कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप। अब पहला इसमें से क्या होता है, जो आपका पहला टाइप बनता है उसे आप बोलते हो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। चलो, और जो इसका दूसरा टाइप बनता है वो क्या होता है, आप कहते हो सर वो होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में आया होगा कि हम तो सेंटेंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कंजंक्शन की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो कंजंक्शन की आवश्यकता यहाँ पे इसलिए है कि जब आप कंपाउंड सेंटेंस पढ़ोगे तो कंपाउंड सेंटेंस तभी बन पाते हैं जब उसमें कंजंक्शन कैसे आए हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यही कंजंक्शन आएंगे और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। अब मैंने तो लिख दिया कि पहला टाइप है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा टाइप हमारा कौन सा है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये है कौन कौन, तो हमें किसके बारे में आज जानना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। आज हम इनके बारे में जानेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस हमारा क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए कि जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं क्या क्या होते हैं, तो इनको एक ट्रिक है, आप ट्रिक मान सकते हो, फैन बॉयज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, फैन बॉयज, एफ ए एन बी ओ वाई एस। इन्हीं से हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा क्या होगा। एफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो एफ यहाँ पे है, एफ का मतलब होता है फॉर। क्या होता है, फॉर। ए का मतलब होता है एंड। क्या होता है बच्चा, एंड। एन का मतलब होता है नॉर। क्या होता है, नॉर। और बी का मतलब यहाँ पे होता है आपका बट होता है। और ओ का मतलब जो होता है वो क्या होता है, और होता है। क्या होता है, और जो वाई का मतलब होता है ये होता है येट। क्या होता है, येट। और यस का मतलब क्या होता है, सो होता है। क्या होता है, सो। ये रहे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर किसी भी सेंटेंस को इन कंजंक्शन के माध्यम से आप कनेक्ट किए हो, आपस में जोड़े हो, तो समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस हमारे कौन से होंगे, कौन से होंगे। आप कहोगे सर वो सेंटेंस जो हमारे होंगे वो कैसे सेंटेंस होंगे, कंपाउंड सेंटेंस। क्या होंगे, कंपाउंड सेंटेंस। इतना लिखिए, फिर और जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस का और क्या पहचान होता है, इसमें क्लॉज आते हैं, क्लॉज कैसे होते हैं, बहुत सारी चीजें। अच्छा, इतनी बात समझ में आई ना, कोई समस्या किसी को। एक बार आपसे सुन लीजिए, मैंने क्या बताया कि हम पढ़ के आना इस समय कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस पढ़ने के लिए हमें क्या जानना था, कंजंक्शन के बारे में थोड़ा सा,
कि इसमें किस कौन से कंजंक्शन आते हैं और कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो थोड़ा सा हम कंजंक्शन के बारे में ये जाने कि कंजंक्शन हमारे कितने टाइप के बेसिकली हो गए हैं, दो टाइप के। पहला कौन सा हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरा क्या हो गया, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो होते कौन कौन है, तो हमने किसके माध्यम से जाना, फैन बॉयज के माध्यम से। और एफ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब क्या होता है ये, और यस का मतलब क्या होता है सो। इतना। एक चीज और लगे हाथ लिख लो, इनका हिंदी मीनिंग क्या होगा, हिंदी मीनिंग भी क्लियर कर लीजिए तुरंत। फॉर का मतलब वैसे आप क्या जानते हो, कहेंगे सर आप इसका मतलब होता है के लिए, लेकिन ध्यान देना जब फॉर का मतलब होता है के लिए, क्या होता है, एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए, अगर कहीं सेंटेंस में फॉर लिखा हो, क्या लिखा हो, फॉर, और इसका मतलब हो के लिए, क्या हो, के लिए, तो समझ जाना ये कंजंक्शन नहीं है, क्या है, तब आप इसको कहेंगे सर ये प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन होता है, तब क्या होता है बच्चा, प्रीपोजिशन। अगर फॉर कहीं सेंटेंस में आए हो, क्या आया हो, फॉर, और इसका मतलब हो जाए क्योंकि, क्या हो जाए, क्योंकि, तो आप इसको बोलेंगे सर ये कंजंक्शन है, क्या है, तब आप कहोगे कंजंक्शन है। कोई समस्या यहाँ पर, बात समझ में आई, इतना नोट करिए तुरंत कि हिंदी लिखते रहे हम, मैं हिंदी लिख रहा हूँ, आप लोग साथ साथ लिखिए। फॉर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि, और एंड का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, और नॉर का मतलब क्या होता है, नहीं, तो क्या होता है, नहीं, तो बट का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, लेकिन, क्या होता है बच्चा, लेकिन, और का मतलब क्या होता है, या फिर अथवा, येट का मतलब क्या होता है, फिर भी, क्या होता है, आप कहोगे सर फिर भी होता है, और सो का मतलब क्या होता है, इसलिए, क्या होता है बच्चा, इसलिए। ये रहा इन सबका मीनिंग। कोई समस्या यहाँ तक नहीं, नहीं, चलिए नोट करिए आराम से। चलो आगे बढ़े हम, इतनी बात समझ में आई ना। अब चलो थोड़ा सिंपल कंपाउंड सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए, ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। हेडिंग हमारा क्या है, कौन सा है बच्चा, कंपाउंड सेंटेंस। थोड़ा सा इसके बारे में एक नोट लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, नोट। अब वो नोट क्या होगा, लिखिए अ कंपाउंड सेंटेंस, अ कंपाउंड sentence has two or more than two principal clause, ठीक। तो एक कंपाउंड सेंटेंस में एक कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज, कौन से क्लॉज भाई, प्रिंसिपल क्लॉज
हो सकते हैं। लिखना करिए बंद। अब यहाँ पे थोड़ा समझना, देखो कंपाउंड सेंटेंस के बारे में आपने एक नोट लिखा, उस नोट में क्या लिखा है कि अगर कहीं आप कोई कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करते हो यानी कि बनाते हो या फिर लिखते हो, तो उस कंपाउंड सेंटेंस में जो क्लॉज आपके आएंगे, हो सकता है दो आए, हो सकता है दो से अधिक भी हो जाएं, तो पूरे क्लॉज हमारे कैसे क्लॉज होंगे? प्रिंसिपल क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। क्लॉज आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि क्लॉज क्या होता है? अगर मैं कहूं आप ही बताओ कि क्लॉज हम किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? बोलो। सुनो, कोई भी सेंटेंस आप लिखिए, हर सेंटेंस क्लॉज भी हो सकता है, हर क्लॉज आपका सेंटेंस भी हो सकता है। अगर स्ट्रक्चर कहीं सेंटेंस में ऐसा बना है कि आपको क्या मिले, सब्जेक्ट मिले, फिर वर्ब मिले, उसके बाद क्या आ जाए आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको मिले, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। और क्लॉज ही आपका सेंटेंस का भी काम बहुत बार कर जाते हैं। जानना ये जरूरी है इसमें कि जब हम क्लॉज बनाए तो क्लॉज बनते कितने प्रकार के हैं। तो जो आपके क्लॉज होते हैं, क्लॉज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। जो पहला क्लॉज आपका होता है उसे आप बोलते हो प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बोलते हो? कहते हो सर प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसी का दूसरा नाम मेन भी होता है। क्या होता है? मेन भी होता है। इसका तीसरा नाम इंडिपेंडेंट भी होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे आप क्या लगा लेंगे? क्लॉज। ये जो पहला टाइप हमारा क्लॉज का बनता है उसके नाम है, या तो आप क्या क्लॉज बोलो? प्रिंसिपल क्लॉज, या तो क्या बोले? मेन क्लॉज, या तो क्या बोले? इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य उपवाक्य। क्या बोलते हैं? मुख्य या फिर प्रधान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रधान उपवाक्य। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। ये पहला टाइप हुआ। और जो इसका दूसरा टाइप होता है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट, या फिर बोल सकते हो सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट, यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे? क्लॉज, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम आश्रित उपवाक्य। क्या बोलते हैं? आश्रित उपवाक्य। क्लॉज हमारे कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। पहला कौन सा हुआ? पहला कौन सा है? आप कहोगे सर जो पहला क्लॉज हमारा कौन सा, या तो हम प्रिंसिपल क्लॉज बोले, या तो हम मेन क्लॉज बोले, या तो इंडिपेंडेंट क्लॉज बोले। कहने का मतलब क्या होगा? सेम है। यहाँ पे मैंने दूसरा क्या लिखा कि जो दूसरा टाइप क्लॉज का बनता है वो क्या होता है? डिपेंडेंट बोल सकते हो या फिर सब ऑर्डिनेट बोल सकते हो। और इसका हिंदी में क्या और नाम होता है? आश्रित उपवाक्य। इसका एक नाम और होता है अनाश्रित उपवाक्य, जो पहला वाला यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने लिखना भूल गया यहाँ पे। या तो आप इसको मुख्य उपवाक्य बोले, या तो प्रधान उपवाक्य बोले, या तो अनाश्रित उपवाक्य बोले। कहने का मतलब क्या रहेगा? सेम, जो कि पहले का हिंदी नाम होगा। दूसरे का हिंदी नाम क्या है? या तो आप आश्रित उपवाक्य बोले, या तो आप क्या बोल सकते हो? आश्रित ही बोलेंगे। इसका हिंदी में दो, इंग्लिश में दो नाम है। पहला क्या है? डिपेंडेंट, और एक क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ तो आप इसका नाम जान गए। हाँ, हमारे क्लॉज दो टाइप के होते हैं, लेकिन इनको हम कैसे पहचानेंगे? कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है, ये जानना जरूरी है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कहने क्या जा रहा हूँ। जब आपको प्रिंसिपल क्लॉज पहचानने की आवश्यकता हो तो समझना कब प्रिंसिपल क्लॉज होता है। अगर मान लीजिए आपने एक सेंटेंस लिखा और उस सेंटेंस में दो या फिर दो से अधिक क्लॉज आ गए, और जितने भी क्लॉज सेंटेंस में आए अपने आप में कंप्लीट है, कोई भी क्लॉज एक दूसरे पे आश्रित नहीं है कि वह क्लॉज रहेगा तब मेरा मीनिंग कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत बार ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा कि सेंटेंस में दो क्लॉज आएंगे। अगर सेंटेंस में दो क्लॉज रहेंगे तो उसमें एक क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है कि जब तक दूसरा क्लॉज आप उसके साथ नहीं लेके आओगे वो अपना मीनिंग नहीं दे पाता। बहुत बार ऐसा आपको सेंटेंस में मिलेगा कि सेंटेंस में दो भी क्लॉज हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। सब अगर अकेले लिखे जाए तो भी उनका मीनिंग पूरा होता है।
ऐसा नहीं लगता है कि यार इसके लिए कुछ और कोई और क्लॉज लेके लाया जाए सेंटेंस में, तब जाके इसका मीनिंग कंप्लीट होगा, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे मान लो वही होता है ऐसा क्लॉज, कहने का मेरे मतलब ये है कि ऐसा क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता रहे, वह किसी के सहारे न रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। और ऐसा क्लॉज जो किसी दूसरे क्लॉज के सहारे सेंटेंस में खड़ा रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, या तो आप डिपेंडेंट क्लॉज बोलोगे या तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलोगे। अब इसको सेंटेंस के माध्यम से सबसे पहले पहला वाला चेक कर लीजिए। मान लीजिए दो सेंटेंस मैंने लिखा, पहला आई was going to city and my brother was coming to house। अगर मैं पूछूं तुम ये बताओ कि सेंटेंस में, एक सेंटेंस मैंने लिखा, यहां मैंने शुरू किया, फुल स्टॉप मैंने यहां लगाया, कितना सेंटेंस बना, एक सेंटेंस। अगर मैं पूछूं कि एक सेंटेंस बनाने के लिए मैंने कितने क्लॉज का यूज किया है, तो आप क्या बताओगे, कहोगे सर जो आप सेंटेंस लिखे हैं पहला वाला, इसमें अगर हम देखें तो आई वॉज से लेके यहां तक हमारा एक क्लॉज है, बीच में हम एक कंजंक्शन जोड़ने वाला लेके आ गए जो दो सेंटेंसेस को जोड़ा है, और दूसरा सेंटेंस हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से लेके यहां तक। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सेंटेंस में दो सेंटेंस हैं। अगर मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने लिखा, इसमें आपको दो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये नहीं बोलोगे कि सेंटेंस में दो सेंटेंस है, आप ये बोलोगे कि सर एक सेंटेंस है, इसमें क्लॉज कितने हैं, दो क्लॉज। पहला क्लॉज कहां से कहां तक है, आई वॉज गोइंग टू सिटी, पहला क्लॉज। और दूसरा क्लॉज हमारा कहां से कहां तक है, माई ब्रदर वॉज कमिंग टू हाउस, ये दो। अगर मैं दोनों का हिंदी निकालूं, निकलेगा क्या, आई वॉज गोइंग टू सिटी, मैं शहर जा रहा था, एंड माई ब्रदर वॉज कमिंग टू हाउस, और मेरा भाई घर आ रहा था, यही मीनिंग होगा ना। अगर मैं एंड को यहां से हटा दूं, यहां से एंड को मैंने हटा दिया, और मैं ये बोलूं कि आई वॉज गोइंग टू सिटी, और यहीं पे मैंने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। आपसे पूछूं क्या आप इसका मतलब समझ पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप कहोगे हाँ सर मीनिंग हमें पूरा समझ में आ रहा है। आई वॉज गोइंग टू सिटी अगर अकेले कहीं लिखा रहे तो भी सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही होगा। ऐसा हमें नहीं लगेगा कि इसके अर्थ को समझने के लिए कोई दूसरा सेंटेंस लाया जाए, ऐसा फील होगा क्या, नहीं। यहां से माई ब्रदर वॉज कमिंग टू हाउस, अगर यही सेंटेंस मैं यहां से शुरू करूं और खाली यहां तक लिखूं और बाकी सबको छोड़ दूं, तो भी यह अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे पाएगा। अगर ये दोनों क्लॉज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों कैसे क्लॉज हैं, कैसे क्लॉज हैं, बोलो। ये जो क्लॉज आप लिखे हो दोनों, ये आई वॉज गोइंग टू सिटी, यह भी कैसा क्लॉज है, आप कहोगे सर ये प्रिंसिपल है, कैसा है, प्रिंसिपल। और मैं पूछूं कि प्रिंसिपल है क्यों, तो आप क्या जवाब दोगे कि सर ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र है अपना मीनिंग देने के लिए, ऐसा नहीं फील हो रहा है कि कोई अदर से सेंटेंस हम लाएं तब जाके इनका मीनिंग पूरा हो। तो यह क्लॉज हमारा कैसा क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। और माई ब्रदर वॉज कमिंग टू हाउस, यह भी आपका कैसा क्लॉज है, आप कहोगे सर यह भी है हमारा प्रिंसिपल क्या है, क्लॉज। कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना। तो हम प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में आप क्या जाने, ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में आए और वह स्वतंत्र हो अपना मीनिंग व्यक्त करने के लिए, ऐसा कभी ना हो कि वह अपना मीनिंग देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पे आश्रित रहे, कोई दूसरा क्लॉज आए तब जाके उसका मीनिंग पूरा हो। तो ऐसे वाक्य ऐसे क्लॉज को हम क्या बोलेंगे, कैसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज, जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे पाए। और जो नहीं दे पाते अपने आप में कंप्लीट मीनिंग, वो क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, आप कहोगे सर डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो, यानी कि वो किसी और पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। समझ में आया ना, इतना नोट करिए। अभी इसका भी मीनिंग इस वाले का जब अभी देखोगे सेंटेंस, तब ये और क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आश्रित होते हैं दूसरे उपवाक्य पे। ठीक है ना, लिखो।